हैप्पी इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज कैट 2014 परीक्षा का पहला दिन था और विद्यार्थी काफ़ी हद तक थोड़ा घबराए हुए थे और कुछ डर था, अनिश्चितता था। तो आज हम आपके लिए वो दुविधा आसान करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आज कैट 2014 की परीक्षा में विद्यार्थियों ने क्या देखा, ताकि जो भी विद्यार्थी 22 नवंबर को एग्ज़ाम अपना परीक्षा लिखने जा रहे हैं वो पहले से ही उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। तो शुरू करते हैं भाग 2 से, जो कि था वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। तो वर्बल एबिलिटी में विद्यार्थियों ने पाया कि वहाँ पे 34 क्वेश्चन थे, 34 प्रश्न थे और उन प्रश्नों में ज़्यादातर 16 प्रश्न थे सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 से 4 पैसेजेस देखे और वो पैसेजेस जिन विषयों पे थे वो हैं जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कुछ प्रश्न पाए गए। जो आरसी के पैसेजेस थे उसमें हमने देखा कि लेंथ जो उनका था वो काफ़ी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं, आप संभाल सकते हैं और उन हर पैसेज में करीबन 4 से 5 प्रश्न पाए गए। पैसेज का ज़्यादा ना तो मुश्किल थे और ना ही ज़्यादा आसान थे, तो आपको संभल के चलना होगा। खुशी की बात यह है कि टोन के ऊपर आधारित प्रश्न बहुत कम थे। कुछ प्रश्न पत्रों में 0 थे, ना के बराबर, और कुछ में 1 से 2। तो एटलीस्ट आपको टोन के ऊपर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो थे लेखक के विचारों के बारे में, लेखक उस पैसेज के द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फरेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। दूसरी बात जो हमने पाया वो ये है कि ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन के ऊपर 4 क्वेश्चंस आए और उनमें जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट था। तो वो प्रश्न आप निश्चित रूप से अपना कर सकते हैं। तीसरी बात पैराजम्बल्स पे औसतन रूप में 4 प्रश्न पाए गए। कुछ प्रश्न पत्रों में 6 प्रश्न भी देखने में आए, लेकिन ओवरऑल सभी विद्यार्थियों का यही कहना था कि प्रश्न आसान थे और आप उन्हें निश्चित रूप से कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस की। खुशी की बात वापस से ये है कि इस बार वोकैबुलरी के ऊपर आधारित क्वेश्चन नहीं थे, तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, आप इन सब क्वेश्चंस को भूल सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में कुल मिलाकर जो हमने देखा वो 6 से 7 प्रश्न थे क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे इन्फरेंस के ऊपर, जिसमें आपको एक छोटा पैसेज दिया जाएगा और अंत में आपसे ये पूछा जाएगा कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन्फरेंस क्या निकालेंगे, या इस पैसेज की मेन थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, या फिर लेखक आपसे इस पैसेज के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो 6 से 7 क्वेश्चन थे इन्फरेंशियल बेस्ड क्वेश्चन। सीधे रूप में डायरेक्ट बेस पे इन्फरेंस के क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर, जिसमें वो आपसे पूछता है कि ऑथर को आप उसके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कैसे करेंगे या वीकेंड कैसे करेंगे, ऐसे कोई प्रश्न देखने में नहीं आए। तो ज़्यादातर अभी आपको अगर कुल मिला के बोलें तो 34 प्रश्नों में आरसीज थे 16 से 20, तो फिर थे 4 प्रश्न सेंटेंस करेक्शन के ऊपर, 4 से 6 पैराजम्बल्स और उसके बाद इन्फरेंशियल बेस्ड, समरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि से 6 से 7। FIJ फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट क्वेश्चंस प्रश्न इस बार देखने में नहीं आए। और अभी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। हमने देखा कि इस बार लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हाँ, लेकिन आपका समय ज़रूर खा सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इसमें 16 प्रश्न थे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, जिसमें वो 4 सेट आपको दिए जाएंगे और उन 4 सेट में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। जो सेट थे जो इस बार देखने में आए वो थे पजल अरेंजमेंट के ऊपर, आपको दूसरा सेट था टेबल के ऊपर, जिसमें आपको एक टेबल दिया जाएगा और उसमें आपको खंडों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स था, और उसके ऊपर फिर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो आपको
जवाब देना है। तो चलिए अब थोड़ा सेक्शन 1 के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। सेक्शन 1 में जो विषय पे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए वो है नंबर सिस्टम, फिर है आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स। अभी मैं इसको प्रतिशत के तौर पे आपको इसको विभाजित करने जा रही हूँ। जैसे नंबर सिस्टम पे 15% क्वेश्चन पूछे गए, अरिथमेटिक के ऊपर 32% प्रश्न आए, और उसके बाद आपका ज्योमेट्री के ऊपर 26%, अलजेब्रा के ऊपर 21% और मॉडर्न मैथ्स के ऊपर करीबन 20% प्रश्न पूछे गए। डीआई में अगर बात करें तो 25% थे केसलेट्स, 50% थे टेबल्स जिसमें आपको उनके ऊपर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हल करना था, और फिर उसके बाद बार ग्राफ्स के ऊपर 25% प्रश्न पूछे गए। तो अभी आपको सावधान रहना है। 22 नवंबर पे को एग्ज़ाम लिखने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से परामर्श है कि आप इन सब क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करें, ताकि आप 16 नवंबर पे जो एग्ज़ाम जिन्होंने लिखा उनसे कई ज़्यादा अच्छा स्कोर करें। इसके अलावा एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपने सेंटर्स पे आप 2 घंटे पहले ही पहुँचे तो अच्छा है। हमारी माने तो अपनी फ़ोटो आईडी और एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना मत भूलिए, क्योंकि बिना फ़ोटो आईडी के आपको अंदर एडमिशन नहीं मिलेगी। और 2 घंटे पहले पहुंचने का फ़ायदा ये रहेगा कि 45 मिनट पहले आप आधे घंटे में अपनी जो वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ हैं एग्ज़ाम के अंदर की वो पूरी कर सकेंगे। बिकॉज क्योंकि 45 मिनट एग्ज़ाम के पहले 45 मिनट में गेट बंद हो जाएगा, तो उसके बाद आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप उसके बाद वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो आप आज का एग्ज़ाम भूल जाइए। तो आप सावधान रहिए और एग्ज़ाम में पहले पहुँचिए, ताकि आपको एंड टाइम पे किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऑल द बेस्ट व्यूअर्स, गिव योर बेस्ट शॉट एट दिस एग्ज़ाम। Six. If you change the order of the digits, will the digital sum will change? No. That means all the 120 numbers